क्लास में डिस्कशन किए थे वो था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, पहले डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट वाज डन। ठीक है, सेटल्ड, शैल वी स्टार्ट। हाँ, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या क्या क्वेश्चन था। प्लानिंग कमीशन क्या है, नीतीश आप ही बताइए, व्हाट इज प्लानिंग कमीशन? लास्ट क्लास में नहीं थे आप लोग? प्लानिंग कमीशन में इंडियन गवर्नमेंट के रिसोल्यूशन के द्वारा लाया गया था नेहरू जी का समय 15 मार्च 1954। ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया जो 1 जनवरी 2014 में नरेंद्र मोदी आए। उसमें था कि जबरदस्ती थोपा जाता था स्टेट पर, ये कोई रूल हुआ तो आपको लागू करना पड़ेगा। वेरी गुड। नीति आयोग उसके जगह पर लाया गया था। इसका भी मतलब स्टेट मिनिस्टर्स का भी दिया जाएगा सजेशन। यही था, मैंने उसको और ऑब्जेक्टिव क्या था प्लानिंग कमीशन? इसका प्लानिंग कमीशन का था कि रिसोर्स एक्सेप्ट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ग्रोथ करना, 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करना, फिर उसकी सुपरवाइजिंग बॉडी का नाम एनडीसी। एनडीसी का फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका एस्टैब्लिशमेंट वेरी गुड 52। उसके बाद फिर अब आ जाइए इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, 5 ईयर प्लान का जितना था लिखाया हुआ है, सब देख लिए हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखवाया गया था ना। हाँ, तो उसको उतना गो थ्रू करने की जरूरत नहीं, बस एक बार देख लीजिएगा क्या ऑब्जेक्टिव है बस। ठीक है, उसके बाद अब आ जाइए इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है। ठीक है, 48 में पहला आया था। ठीक है, 48 में जब आया था क्या मकसद था, ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या मोटिव था 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी? Ma'am, exclusive monopoly of central government and who presented it? Who presented it? अरे who present कौन किया? उस वक्त के इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन थे? लास्ट क्लास में सब बताई हूँ मैं। इंडस्ट्री मिनिस्टर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, सुना सुना सा नाम है, कैसे भूल जाते हैं अभी भी। कौन आप लोग थे? सौरभ तो था, और कौन? अंकित आप भी थे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी वो प्रेजेंट किए थे। ठीक है, और उस टाइम इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी बन चुकी थी, राइट। उसके बाद 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। अब आप ये लाइन बोलेंगे 4 कैटेगरी में क्या? सबसे पहले स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद पहले स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री को कौन बैलेंस करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सेकंड वाला, बेसिक और की इंडस्ट्री सबको कौन करेगा? पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर कहने का मतलब क्या है? जो प्राइवेट के हाथ में पहले से है वो एज इट इज उसके पास रहेगा, लेकिन अगर वो फेल करता है, प्राइवेट सेक्टर सही से नहीं संभाल पाएगा, तो फिर पब्लिक उसको ले लेगी। ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री को? बेसिक और की इंडस्ट्री को। ठीक है, ऑनलाइन सुंदरम। यस मैम। अब आ जाइए थर्ड कैटेगरी में, क्यों कौन आएगा? पहले इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री क्या है? क्या इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो, हाँ, कौन कंट्रोल कौन करेगा? जैसे मैम सीमेंट है सब। हाँ, कंट्रोल्ड प्राइवेट। कंट्रोल्ड प्राइवेट मतलब प्राइवेट के हाथ में रहेगा लेकिन डोमिनेटिंग नेचर होगा पब्लिक का। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं? पहला सेंट्रल, दूसरा आपका पब्लिक कम प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक कम प्राइवेट कहने का मतलब क्या है? प्राइवेट के हाथ में जो पहले से है वो हम प्राइवेट के हाथ में ही रहने देंगे, लेकिन अगर वो फेल करती है तो फिर पब्लिक अपने अंदर रख कर लेगी उसको। समझ आ गया? और थर्ड कैटेगरी में कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर। कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट के हाथ में दे तो देंगे लेकिन डोमिनेटिंग नेचर होगा आपका पब्लिक सेक्टर का ही। ठीक है, और लास्ट में जो चौथा कैटेगरी है वो प्राइवेट, जो बचा कुछ है वो प्राइवेट।
ये था आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। क्लियर राजू? यस मैम। क्लियर ना? यस मैम। क्लियर या नॉट क्लियर? यस मैम क्लियर। मॉड्यूल सामने है रखा हुआ आपके? यस मैम। मॉड्यूल बैठ करके अभी मतलब जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे हाईलाइट करते जाइए, या नहीं तो रफली लिखते जाइए। अब आ जाइए 56 में। 56 में क्या हुआ? हाँ ठीक है, ठीक है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? इधर का कोई आवाज नहीं नहीं आ रहा? मैम। 3 No, इंडस्ट्री, ma'am. यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन था आपका, तीन। शेड्यूल ए, बी और सी। शेड्यूल ए में C. 17 इंडस्ट्री कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री बाय प्राइवेट सेक्टर थ्रू लाइसेंसिंग। समझ आ गया? लाइसेंस लेना अनिवार्य था ना, हाँ, नेसेसिटी। और बाकी जो सेक्शन शेड्यूल सी में जो बचा उचा है वो सारा हो तो जाएगा प्राइवेट। आपका प्राइवेट इंडस्ट्री। समझ आ गया? प्राइवेट। यस मैम। कौन सा मॉडल, कौन सा था? अंकित, सौरभ, कौन सा मॉडल था? कौन से मॉडल पे बेस्ड था 1956? महानलोबिस मॉडल। 1950 में आया आपका कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं हम लोग, विच वॉज बेस्ड ऑन महानलोबिस मॉडल। सब मॉड्यूल में लिखा हुआ है आपके, ठीक है? अरे कंटेंट होगा आपके पास तब तो लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या आप उसके अंदर? कंटेंट अगर आपके पास नहीं है तो उसके अंदर क्या लिखेंगे? गाना लिख के आएंगे? नहीं, बहुत बच्चे करते हैं कि 4 पेन। अरे तो कंटेंट होगा तब तो इसको आप इलॉबरेट करेंगे। आपका कंटेंट होता है बाद में ना, लैंग्वेज आप देंगे। मॉड्यूल में तो सब डिटेल दिया हुआ है ही, लेकिन बहुत बच्चे करते हैं 4 पेज भरना है, 20 मार्क्स का है, तो आगे पीछे रहेगा इनका मेन चीज, बीच में रहेगा गाना। तो हाँ, तो ये कुछ लोग के अंदर कंफ्यूजन है ऐसा। तो ये ऐसा मतलब क्राइम करके नहीं आइएगा। जो करेक्शन करने वाले हैं, हाँ, तो सब मुझे पता चलता है, कानों कान खबर हो जाता है सारा कुछ। तो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो एग्जामिनर वहां ऐसे बैठा हुआ नहीं है। तो वही कंफ्यूजन है, सब वही अफवाह है। अगर आप ये सब दिमाग में सोच के जा रहे हैं तो बहुत बड़ा क्राइम करने वाले हैं, पूरा एग्जामिनर काट देंगे वहां से। हाँ, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूसरे प्रोग्राम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें है कि अधिकतम हम 3 क्वेश्चन एक से बना सकते हैं। तो अगर मान के अगर हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में 3 बना दिए तो ये बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में तो 2 ही बनाना है। हाँ, उसे तो नंबर हाँ, लेकिन जनरली डिवाइड होता है 50-50 में। कोशिश ये रहता है कि 50-50 में डिवाइड हो। अब 19-20 कर दिया जाता है। हाँ, ऐसे नहीं, उसमें सिर्फ लिखा है सॉल्व एनी 2 की एनी 3। हाँ, और बिजनेस उसमें पीपीएम में दिया हुआ है, पीपीएम 75 नंबर का इसलिए दिया हुआ है कि 3 उसमें बनाया तो क्वांटिटी पर, लेकिन इसमें 50-50 का। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सारा को शेयर इसीलिए मैं पहले ही कर चुकी थी आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए 56 हो गया। अब 77 और 56 के बीच में 2 आपका आया था एक्ट, एमआरटी पे फेरा, लास्ट क्लास में मैं बताई थी। अब 77 में किस पे फोकस किया गया था? मोरारजी देसाई का था वो गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई। 1977 में आया था। क्या क्या था उसमें? और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस किया गया था, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया था। चंद्रम, समझ पा रहे हैं? मॉड्यूल ma'am. सामने रखिए, फटाफट होता चला जाएगा, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस किया जा रहा था कि हम मतलब इंडिया को चूंकि हाँ 5 ईयर प्लान में आप एक मिनट 5 ईयर प्लान में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से खाने पीने का भी क्राइसिस हो गया था, है ना। यूएसए से जा करके वीट का एक वैरायटी है PL 48 करके,
वो जा करके हम लोगों को इंदिरा गांधी जाके लोन एक तरीके से लोन ही लेना पड़ा था, खाने का भी क्राइसिस हो गया था। तो उस वक्त से ज्यादा मेन फोकस था आपका सेल्फ सफिशिएंसी का, कि इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंसी मतलब किसी पे डिपेंडेंट ना हो पाए, होना पड़े। ठीक है, ये सब फोकस 1977 में ही किया गया था। सब मॉड्यूल Yes, में ma'am. लिखा हुआ है, एक बार रीडिंग देंगे, बस मैं आपको बेसिक सारा बता रही हूँ। ठीक है, सारा कुछ आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, हाँ रीडिंग दे दीजिएगा। फिर रीजनल डेवलपमेंट की बात 1977 में ही हुई थी, हाँ, कि सिर्फ अर्बन ही डेवलप ना करे, रूरल सेक्टर भी डेवलप करे, किसी का एक तरफा ग्रोथ ना हो, सारे सेक्टर पे इक्वल Yes, ma'am. वेटेज दिया जाए। रीजनल ग्रोथ पे भी उसी टाइम किया गया था। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में उस वक्त भी रिस्ट्रिक्शन था, 1977 में भी रिस्ट्रिक्शन था। फेरा क्या है, फेरा 73 में आया था ना, तो फेरा में Yes, क्या ma'am. बोलता है कि हमारा फॉरेन करेंसी जो भी है कंट्री का, वो बाहर ना जाए। ठीक है, जितना आ सकता है आए, लेकिन बाहर ना जाए, ये था ना बाहर फेरा। ना जाए, एक्सपोर्ट ना हाँ, हो। तो 77 में अभी भी रिस्ट्रिक्शन था आपका, Yes, ma'am. राइट। अब आ जाइए 80 में। 80 में क्या क्या था? 80 में देखिए, पब्लिक सेक्टर सब अपने हाथ में रख तो ली थी, लेकिन उतना, हाँ, लेकिन पब्लिक सेक्टर उतना इफिशियंट नहीं थी, राइट। तो इफिशियंसी की बात की जा रही थी। इफिशियंसी किसकी? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक फेडरलिज्म की बात हुई है। व्हाट इज इकोनॉमिक फेडरलिज्म? जहां पे पब्लिक और प्राइवेट या स्टेट या सेंटर दोनों मिल करके कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। अंडरस्टूड? Mix. इसको हाँ, टर्म अगर आप अच्छा स्टैंडर्ड वाला टर्म यूज करते हैं तो उस पर बेटर ma'am. वेटेज मिलता है मार्क्स का। ठीक है, तो इकोनॉमिक फेडरलिज्म है इसका टर्म। तो क्या किया गया था 1980 में? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक फेडरलिज्म पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, स्मॉल यूनिट को रिफाइन करने की बात हुई थी। नितेश, समझ आया? स्मॉल यूनिट को रिफाइन करने की बात हुई थी। फिर और क्या है? मर्जर और टेक ओवर जो सिक यूनिट का था, वो भी 1980 में ही शुरू किया गया था। ठीक है, अगर सिक इंडस्ट्री हो रही है तो मर्जर टेक ओवर हम लोग कर सकते हैं। समझ आ गया? अब 80 के बाद आइए 1990 में। 80 के बाद 1990, उसमें भी फोकस किया गया था किस पे? स्मॉल स्केल सेक्टर पे। ठीक है, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की बात हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की बात हो रही थी, राइट। और आपका Yes, आईडीबीआई से एक फुल फ्लेजेड ब्रांच निकल के आया था, उसका क्या नाम है? सिडबी, हाँ, SIDBI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये था आपका सिडबी उसी टाइम 1990 में, मतलब फुल फ्लरिश्ड जो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए था। ठीक है, उसको एस्टेब्लिश किया गया IDBI। उसके बाद अलग एक ब्रांच निकल के आया है ना। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल थोड़ा रिड्यूस किया गया। पहले ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था, उसके बाद ग्रेजुअली 1990 में इम्प्रूव किया गया। फिर 1991 तो कंप्लीट मतलब समझिए सब चीज का चेंज था उसमें 1991 में। हाँ, सब पहले जितना रिस्ट्रिक्शन था, जैसे लाइसेंसिंग का रिस्ट्रिक्शन था कि लाइसेंस के बिना आप कोई इंडस्ट्री खोल ही नहीं सकते, उसको कम्प्लीटली रिड्यूस किया गया। ठीक है, ग्रेजुअली कम हुआ और यहाँ 1991 में सिर्फ 5 ही इंडस्ट्री पे लाइसेंसिंग लगने लगा। ठीक है, बाकी आप कोई भी इंडस्ट्री खोलने के लिए आप आराम से खोल सकते हैं। वो 5 इंडस्ट्री का नाम? ठीक है, ठीक है, ठीक है। रेलवे ट्रांसपोर्ट को आप पब्लिक इंडस्ट्री बोल सकते हैं, लेकिन हम लाइसेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइए। वो आप जो रेलवे जो आप बोल रहे हैं ना, वो पब्लिक सेक्टर, उस टाइम 2 ही सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के हाथ में रखा गया, बाकी सब प्राइवेट के हाथ में दे दिया गया। ठीक है, लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन क्या है कि लाइसेंसिंग 5 का इंडस्ट्री में ही अनिवार्य था, कंपल्सरी था, और वो 5 इंडस्ट्री का नाम? दिलकश, कोई बोलिए। मुस्कान बोलिए। आजकल आपका पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया मुस्कान, क्यों? सब भूल गए? अरे ड्रग्स है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल है, हाँ, हजार्डियस केमिकल Yes, ma'am. वगैरह रखा गया था, लाइसेंसिंग जरूरी है। फिर गन पाउडर वगैरह जो एक्सप्लोजिव जितना सामान था उस पे था Unlegal. लाइसेंसिंग।
प्रोडक्ट। हाँ, टोबैको प्रोडक्ट पे था लाइसेंसिंग, अल्कोहलिक ड्रिंक पे था लाइसेंसिंग। हाँ, टोटल 5 इंडस्ट्री था जिसपे लाइसेंसिंग जरूरी था। हाँ, यस मैम। ये 5 नाम लिखेंगे आप। फिर प्राइवेटाइजेशन क्या होता है डिफाइन करेंगे, है ना। सारा मतलब प्राइवेट के हाथ में देना शुरू किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, मतलब पब्लिक सेक्टर में कुछ जो मतलब फेल कर रहा है, ठीक से डेवलप नहीं कर रहा है, उसका कुछ कुछ पार्ट सेल करना शुरू हुआ, ठीक है, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट भी किया गया। फिर एफडीआई एफआईआई जो पहले कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड था या कुछ मतलब छूट दिया गया था, अभी ऑलमोस्ट फ्री किया गया। ठीक है, एफडीआई में छूट दिया गया। फिर आपका एफआईपीबी क्या होता है फुल फॉर्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ ताकि आपका एफडीआई का कंट्रोल बेहतर हो। अब बताइए इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम तो पूछिए। और हाँ, पब्लिक सेक्टर के बारे में मैंने बात किया कि दो सेक्टर था जो पब्लिक सेक्टर अपने हाथ में ली हुई थी। एक तो रेलवे, एक और दूसरा डिफेंस या न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ये सब अब मतलब पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही रहा, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया। डन। यस मैम। चैप्टर 1 कंप्लीट। नीतीश का खैर कंप्लीट नहीं हुआ है। ये क्योंकि आप पहले पढ़े बड़े नहीं है, बिना पढ़े लिखे आ चुके हैं। हाँ? नहीं, आज इसका एक्सप्रेशन देख के लग रहा है नहीं। अभी भी आप एक बार रीडिंग दे देते तो आज थोड़ा जल्दी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पढ़ के आइए तो ये रिवीजन क्लास में मजा आएगा। नहीं तो लगेगा क्या क्या बोल रही है, इतना स्पीड में कुछ समझ नहीं आ रहा। रिवीजन क्लास में थोड़ा पिकअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हाँ, ठीक है, अभी ठीक है ना। तो आज कम से कम रीडिंग दे के आते। रिवीजन क्लास हाँ तभी इंटरेस्टिंग होगा जब पहले से आप लोग पढ़ के आएंगे, तो जल्दी जल्दी समझ पाएंगे, जल्दी जल्दी पिक कर पाएंगे। नहीं तो फिर ऐसे ही कि हाँ कहाँ से क्या बता रही हैं, कहाँ से क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, डायरेक्टली क्वेश्चन यही सब आता है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, हाँ कम से कम 4 पेजेस तो होना चाहिए ना। मैं बोल रही है ऐसे बता के रहा 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 हाँ दोनों साइड कम से कम। अब अगेन मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए, गाना नहीं भरना है। और ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा हैंडराइटिंग में लिख दिए हो गया। ठीक है, कंटेंट होना चाहिए। अब पॉइंट वाइज लिखेंगे, कम लिखेंगे, टू द मार्क लिखेंगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट बस पढ़ पढ़ के जाएंगे, उसको इलॉबरेट वहां कर देंगे। 20 मार्क्स कहाँ से देगा आपको? नहीं, थोड़ा इलॉबरेट करिए। डिस्क्रिप्टिव है ना आपका, डेफिनेशन वगैरह मैं पहले बता चुकी हूँ। कोई डेफिनेशन आया, जैसे डेफिनेशन कुछ 3-4 चैप्टर है जो आपको छोड़ के एकदम नहीं जाना है। जैसे ज्वाइंट स्टॉक से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। एलिमेंट ऑफ हाँ एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ। ठीक है, अभी छठ के बाद हम लोग वो भी कर लेंगे, एमओए एओए वो सब तो एकदम छोड़ के नहीं जाइएगा। ठीक है, पहले सुन लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और वो लिख लीजिए। 2 दिन छठ का छुट्टी होगा ना, 2 दिन छुट्टी होगा, उसको एक तरीके से मतलब घोल के पी जाइएगा। एक तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ की भी बात हो रही है उसमें, जिसमें एओए, फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, तो फॉर्मेशन हाँ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में एओए हो गया, एमओए हो गया। ठीक है, इन लोग का हाँ पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अल्टरेशन का क्या क्या प्रोविजन है, लाइक स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू होता है या हाँ वो सब आप पढ़ लीजिएगा। कितना क्लाउज है, मतलब एमओए और एओए पूरा गो थ्रू कर जाइएगा। ठीक है, फिर ज्वाइंट स्टॉक और उसका फीचर तो एकदम इजी है, आप लोग को रटाया होगा पूरा। फीचर याद है? वर्चुअल सक्सेशन मैम। 1 मिनट मैं पूछ रही हूँ दिलकश, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी? नहीं, फीचर याद है? नो मैम। मॉड्यूल सामने है, यस मैम। निकालिए। मैम वो वर्चुअल सक्सेशन होता है मैम, उसके बाद आप लोग को पता है, 1 मिनट रुक जाइए,
राजू आपको पता है? Yes, ma'am. सिर्फ नाम लिखेंगे कैसे? मैम तो सिली क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं आप। सिर्फ नाम लिखेंगे तो 20 मार्क आपको ऐसे फोकट में मिल जाएगा। इज इट पॉसिबल? हाँ, क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी? तो ये सिर्फ आप फीचर देख रहे हैं ना, इसीलिए आपको इजी लग रहा है। एक्चुअल में वो 3 चैप्टर है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो भी ना, मैं क्या बोल रही हूँ, ज्वाइंट स्टॉक आपको देखने में लग रहा है कि अरे सुन लीजिए अभिषेक, सिर्फ ज्वाइंट स्टॉक डेफिनेशन और फीचर नहीं है। एक्चुअल में ये कंपनी लॉ है। कंपनी लॉ, एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ, आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये 3 चैप्टर का मर्ज आप मानिए। ये 3 चैप्टर को कंबाइन कर लीजिए तब ये एक चैप्टर है। ठीक है, वो आप सिर्फ डेफिनेशन और फीचर देख रहे हैं इसीलिए आपको इजी लग रहा है। ठीक है, हाँ, तो वो 3 का छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, फिर आपका पार्टनरशिप हो गया, वो छोड़ के नहीं जाना है। अभी 2 दिन के छुट्टी में ये कंटिन्यूस आता है, हर ईयर आता है। फिर आपका फेरा फेमा हो गया। ठीक है, हर ईयर ये सबसे क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप से। ज्वाइंट स्टॉक जब मैं बोलूं तो ज्वाइंट स्टॉक में तीनों चैप्टर आप लोग, राजू और ये कहाँ गया दिलकश, आप लोगों के लिए है। अगर मैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलूं तो आपका कंपनी लॉ का कंप्लीट चैप्टर, आप लोग के मॉड्यूल में 3 चैप्टर है। एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ, ज्वाइंट स्टॉक और फाउंडेशन ऑफ कंपनी, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, ये 3 चैप्टर एकदम इंपॉर्टेंट हो गया। समझ गए? मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 3 चैप्टर एकदम पढ़ के जाएंगे, पार्टनरशिप एकदम पढ़ के जाएंगे। ठीक है, फेरा फेमा एकदम पढ़ के जाएंगे। ये 5 चैप्टर एकदम नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो हाँ, इतना अगर आप कर लीजिए तो समझिए कि हाँ डन। मैम इंडस्ट्रियल पॉलिसी से नहीं पूछेगा? मैंने क्या कहा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आप पूरा एक बार रीडिंग दे के जरूर जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार जैसे मान लीजिए डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा लेबर लॉ, सॉरी लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर Yes, तो ma'am. इतना इजी है, एक बार रीडिंग दे देंगे तो आप लिख लेंगे। लेबर वेलफेयर इजी है कि नहीं है? तो वो एक बार रीडिंग दे देंगे, याद आ जाएगा। एक्ट वगैरह ज्यादा आपको डिफाइन करना है नहीं। हाँ, इतनी बार रिपीटेशन हो चुका है, आप लोग प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं ना आप लोग। तो खैर हम लोग एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेंगे, लेकिन तब जब आप जल्दी जल्दी पढ़ के आएंगे और जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे तब आगे आगे फटाफट बढ़ पाएगा। कितना दिन बचा हम लोगों के पास 12 के बाद? नहीं नहीं, हम लोग का क्लास जब जब है। हाँ, तो जल्दी पिकअप करना पड़ेगा। एक क्लास तो कंप्लीट लग जाएगा आपका, तो वो 3 चैप्टर कवर अप करने में। एक क्लास क्यों, आइए आप लोग का हो जाएगा, लेकिन राजू दिलकश इन लोग को थोड़ा टाइम चाहिए। तो एक क्लास लगेगा वो 3 चैप्टर करने। ठीक है, MRTP वो तो बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, लेकिन एक बार जरूर बता दूंगी। MRTP UTP अभी बता देती हूँ। MRTP ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया आपसे। Yes, ma'am. एक मिनट, दिलकश हो गया, राजू Yes, ma'am. अब आ जाइए MRTP पे। MRTP का फुल फॉर्म Monopolistic restricted practice, 1969. आप लोगों के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। मैम है हमारे पास। दोनों के पास है? यस मैम, नोट्स बनाए हैं। ठीक है, मॉड्यूल मेरे पास भी है और मॉड्यूल आप लोग को भेज भी चुकी हूँ और क्वेश्चन पेपर भी भेज चुकी हूँ। सब चीज एक बार देख लीजिएगा। और रिवीजन क्लास में जो आप लोग आएंगे छठ के बाद, कोशिश करिए मॉड्यूल लेके आने का। ठीक है, तो फटाफट फटाफट देखते चले जाएंगे और कान रहेगा, हाँ सुनते चले जाएंगे, होता चला जाएगा रिवीजन। हाँ, MRTP का फुल फॉर्म सबसे पहले राजू, ये रहा MRTP एक्ट का फुल फॉर्म। मैम हम बताइए। मोनोपोलिस रिस्ट्रिक्टेड स्टेट ये प्रोडक्ट पॉलिसी होता है। मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ट्रेड ये पॉलिसी एक्ट कब आया? 1969 में। क्या मकसद था?
व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव? 4 ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है। तो प्रोहिबिट आप लोग इंटरनल में लिखना भूल गए थे, ये मिस्टेक यहाँ एग्जाम में नहीं करिएगा। प्रोहिबिट यानी रोकना, बहुत ज्यादा जरूरी है ये लिखना, ठीक है। प्रोहिबिट, एमटीपी, आरटीपी और यूटीपी, समझ आया? अब एमटीपी का फुल फॉर्म, 1 मिनट, एमटीपी का राजू फुल फॉर्म? दिलकश? मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, वेरी गुड। यूटीपी का? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, वेरी गुड। आरटीपी का? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, शाबाश। तो ये हो जाएगा इन तीनों को प्रोहिबिट करना। और चौथा आपका होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक, प्रोहिबिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड, ये 4 ऑब्जेक्टिव। अब फिर आपको डिफाइन करने बोला जाएगा आरटीपी क्या है। तो आरटीपी यानी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, तो किसी भी तरीके से अगर हम कैपिटल के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं, ताकि मार्केट में एक तरीके से बोलिए आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट हो पाए और प्लस हम प्राइस को बढ़ा दें, तो इस टाइप का कोई भी हरकत अगर होता है तो दैट विल कम अंडर आरटीपी, ठीक है। अब देखिए ये सारा आपका दिया हुआ है डीम्ड आरटीपी, मतलब क्या क्या होगा जो आरटीपी के अंदर आएगा। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन ऑन बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। क्या था रिस्ट्रिक्शन? अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि किससे खरीदना है और किसको बेचना है, ठीक है मुस्कान? यस मैम। इनफैक्ट आप ही लोग बोलिए, आप ही लोग बोलिए तो नींद नहीं आएगी फटाफट। ये तो चलो हो गया। ये वाला टाइम सेल क्या होता है मुस्कान? टाइम सेल और फुल लाइन फोर्सिंग। मैम टाई एंड सेल हो गया कि मैम एक के साथ एक को मतलब फ्री देना, मतलब टाई कर देना। फ्री दे देना? मैम जैसे गैस सिलेंडर के साथ उसका पाइप देना। नहीं तो लाइन समझिए, फ्री दे देते हैं हम लोग। नो मैम उसका पैसा ऐड होता है लेकिन दिखाया जाता है कि वो मतलब फ्री में है। टाई इन सेल मतलब कि एक के साथ कंपल्सरली आपको खरीदना होगा, ऐड नहीं होता है, कंपल्सरी खरीदना है। उसमें गैस कनेक्शन जो आप बोल रहे हैं ना कि गैस, मान लीजिए गैस कनेक्शन अगर हम लेने के लिए गए तो आपको गैस स्टोव लेना पड़ेगा तो ही गैस कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। जिसमें गैस स्टोव का पैसा अलग आपको देना है, कनेक्शन का पैसा अलग देना है, ठीक है। कोका कोला खरीदने के लिए गए तो भाई आपको माजा भी खरीदना पड़ेगा तभी कोका कोला मिलेगा, ठीक है। ये है टाई इन सेल, राइट। अब आ जाइए, देखिए इसी तरीके से पॉइंट देखते जाएंगे, आप लोग बोलते जाएंगे, ठीक है। बोलते जाएंगे, फटाफट होता चला जाएगा, तब ये रिवीजन माना जाएगा। नहीं तो फिर इस क्लास में भी अगर मैं ही बोलूं ज्यादा तो शायद ही आपके दिमाग में जल्दी जल्दी कैच करे। चलिए एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट, सुंदरम, सुंदरम बताएगा। अच्छा रुक जाइए सुंदरम, मैम नहीं पता है मैम। स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट हाईलाइट भी किया करके मैं भेजी थी। फॉर द मैन्युफैक्चरर्स Not to manufacture identical goods for any other buyer without consent. विदाउट कंसेंट। ठीक है। एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट आप बना नहीं सकते, परमिशन नहीं है आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिर्फ आप ही के पास है तो आप मनमाना दाम ले सकते हैं, ठीक है। अब कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन, जिसमें कार्टेल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज कार्टेल अभिषेक? ये वाला हरकत अब एकदम रिवीजन में पसंद नहीं है, ये जो आराम से आई डोंट नो बोल देते हैं ना सान के साथ, ये नहीं चलेगा अब। हाँ, ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, ग्रुप फॉर्म करके हम लोग प्राइस भी फिक्स, ओपेक कंट्री का एग्जांपल दिया गया था, ऑयल प्रोड्यूसिंग जितनी कंट्री है वो ग्रुप बना लेती है कि भाई इतना प्राइस हम लेंगे इतने बैरल पे, ठीक है, उससे कम कोई नहीं लेगा, राइट। कितना मैन्युफैक्चर करना है, कितना प्राइस लेना है, ये सब लोग ग्रुप बना करके डिसाइड करके काम करती है। उसी ग्रुप, उसी एसोसिएशन का नाम है कार्टेल, समझ आया? ठीक है। यस मैम। हाँ, उसी को नॉकआउट एग्रीमेंट भी बोलते हैं, इसीलिए मैं हाईलाइट करके भेजी थी कि ये सब पॉइंट पे आप स्पेशली फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्लासिक जिससे मैं पूछूं आंसर फटाक से चाहिए मुझे, समझ आया? अब आइए, रिस्ट्रिक्शन बाय एसोसिएशन। एसोसिएशन बोल रहे हैं मतलब जो एसोसिएशन में है, यानी ग्रुप में जो है, हाँ उसी को अलाउड है, जो नॉन मेंबर उसको अलाउड नहीं है, ठीक है।
पढ़ लीजिएगा, सारा हाईलाइट करके दिया गया है। डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग, ये वर्ड सब पकड़िएगा और उसमें इसी में मीनिंग छुपा हुआ है। अब राइटिंग में अगर प्रॉब्लम है तो आप रीडिंग दे दीजिएगा, तो कंटेंट आपका बेहतर हो जाए। ठीक है, ये हाईलाइट करके मैं भेजी हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि हमको फोकस कहाँ करना है। ठीक है, जैसे जो हाईलाइटेड है बस उसी लाइन पे फोकस करना है। लिखना कैसे, वो आप रीडिंग दे देंगे ना, तो लिखने का आइडिया थोड़ा लग जाएगा, कैसे हमको इलाबोरेट करना है, लंबा कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग। ठीक है, किसी को कुछ डिस्काउंट, किसी को कुछ और डिस्काउंट। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस में क्या बताया गया था, रीसेल भी करेंगे तो आप इस प्राइस से नीचे नहीं कर सकते, इस प्राइस से ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, आउटपुट सेम है, रिस्ट्रिक्शन आउटपुट और सप्लाई पे हम कर रहे हैं यहाँ रिस्ट्रिक्शन। यहाँ आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे भी कर रहे हैं, मतलब मशीन आप इसी मेथड से करेंगे, इसी मशीन से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस कंट्रोल अरेंजमेंट, सबके नाम में मतलब छिपा हुआ है। कलेक्टिव बीडिंग, जैसे कलेक्टिव प्राइसिंग था वैसे कलेक्टिव बीडिंग है। यस और नो, कलेक्टिव प्राइसिंग जैसे था वैसे कलेक्टिव बीडिंग भी है आपका। कलेक्टिव प्राइसिंग क्या था, सेम वे ग्रुप मिल करके बीडिंग के लिए भी हम लोग डिसाइड कर लिए कि इससे ज्यादा इसके ऊपर हम लोग बीडिंग नहीं करेंगे। समझ गए। Yes, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन कौन सी बॉडी है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। कौन कौन सी दो बॉडी है, कौन है, एक नहीं है, दो है। एक कमीशन है, और कमीशन से पहले इन्वेस्टिगेट कौन करता है, यहाँ देखिए, नजर आया स्क्रीन। अच्छा, लॉगिन ही नहीं किया आप लोग, आप लोगों को नजर आया। यस ये अभी मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये ये रहा DGIR। ठीक है, दो गवर्निंग बॉडी, MRTP कमीशन और डायरेक्टर जनरल। कमीशन के जाने से पहले इन्वेस्टिगेशन का काम होता है डायरेक्टर जनरल का ही, अंडरस्टूड। उसके बाद टेन्यूर इसमें लिखा हुआ है, राइट। ये सब रीड आउट कर लीजिएगा, बहुत इजी है। उसके बाद आ जाइए, RTP हो गया, अब आइए UTP। UTP मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो चलिए फुल फॉर्म है, उसके अंदर क्या क्या आता है, मुस्कान। एक मिनट जिससे पूछ रही हूँ वो बोले, मुस्कान। मुस्कान, परफॉर्मेंस बहुत गड़बड़ है। कुछ बच्चे से एक्सपेक्टेशन था और एग्जाम के टाइम ही अगर बैटरी डाउन हो जाएगा तो दिक्कत होगा। क्या फायदा तब क्लास में पार्टिसिपेट करके जब एग्जाम के टाइम ही नहीं बोल पा रहे हैं तो। मैम कॉपी पटना ही छूट गया हुआ है, और फिर आएंगे छठ बाद तो रिवीजन करना। कॉपी का अब क्या जरूरत है, अब सब कुछ ऑनलाइन है, PDF भेजा हुआ मोबाइल पे है, YouTube वीडियो है। अब ये सब तो अब बहाना है। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन अगर किसी तरीके से कर रहे हैं, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या सुंदरम। yes, मैम। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मतलब किस किस टाइप का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। मैम मैम इस चैप्टर को रिवीजन ही नहीं किया मैम। कब करेंगे, एग्जाम के बाद। नहीं मैम, तो मुहूर्त निकलेगा, बस कर लेंगे मैम, बस एक दिन 2 दिन में। बढ़िया, अगले बताइए। क्लास में पक्का हो जाएगा। हाँ, ओल्ड को न्यू बोल रहे हैं, वारंटी बिना टेस्ट करके हम अगर दे रहे हैं, और ठीक है, ये सारा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, स्पॉन्सरशिप को हम गलत बता रहे हैं, गलत लोग मतलब ऐसा नाम बोल रहे हैं जो उनके पहचान से वो बिक रहा है सामान, लेकिन एक्चुअल में वैसा है नहीं। ठीक है, होर्डिंग वगैरह टर्म तो पता होगा आप लोगों को। नहीं, होर्डिंग मतलब क्या होता है, नितेश बताए, व्हाट इज होर्डिंग। हाँ,
अब तक मास्क लगाए नहीं थे। होर्डिंग मतलब किसी भी चीज का हम होर्डिंग लगा प्रकार किया जाता है। शाबाश, पढ़े लिखे बच्चे हैं। राजू, होर्डिंग मतलब होर्डिंग वही में गुड्स का स्टॉक कर लिया। हाँ, वेरी गुड। इसको नहीं कुछ बताते हैं, खाली ग्रुप में रखने से होता है। अच्छा, लेवल वाले हैं आप लोग लेकिन। हाँ बताइए, सुनाई दिया ना? क्या प्रोडक्शन करके हम लोग कहीं गोडाउन में रख लिए हैं, ठीक है। जमाखोरी कहना एक तरीके से, हम लोग जमा करके रख लिए हैं और मार्केट में एक तरीके से आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम वो स्टॉक निकालेंगे और हाई प्राइस पे सेल करेंगे, उसको हम लोग होर्डिंग कहते हैं। होर्डिंग मतलब जमा करना। वो होर्डिंग जो देख रहे हैं आप, स्टॉकिंग करना मैम। हाँ, स्टॉकिंग करना, रिस्ट्रिक्ट करना, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करना, ठीक है। यस मैम। सब काफी इजी है, बशर्ते आप एक बार रीडिंग दें तो सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फिर एमटीपी है, एमटीपी मोनोपोली है, अनरीजनेबल प्राइस, मोनोपोली क्रिएट करना, हर तरह का अनरीजनेबल कुछ भी आप कर रहे हैं, कंपटीशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो सब आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है। गवर्निंग बॉडी हो ही गया। पावर ऑफ कमीशन पता ही है। पावर ऑफ कमीशन, कमीशन को क्या क्या पावर दिया गया है? किसी पर्सन को बुला सकता है, समनिंग कहते हैं उसको, किसी को बुलाया जा सकता है, कोई मटेरियल, कोई एविडेंस मांग सकता है, ठीक है। फिर कोई किसी को अगर बुलाया गया, अगर वो नहीं आता है, उस पर एक्शन ले सकता है, ठीक है। एकदम शुद्ध हिंदी में बता रही हूँ, किसी को ये ना रहे कि हाँ इंग्लिश में बताया, भी इंग्लिश वाला फेज फिर चलेगा, वापस एग्जाम देके आइए, ठीक है। ये हो गया आपका। और कुछ है इसमें? रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है? कुछ कुछ एक्सेप्शन था आपका, लाइक ट्रेड यूनियन पे नहीं, ये भी मैं हाईलाइट की थी कहीं कि कौन कौन सा एक्सेप्शन है। आप लोगों को भेजने से पहले मैं हाईलाइट करके आप लोग को भेजी थी कि ट्रेड यूनियन पे इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हाँ, और सजा नहीं दे सकता है। कंपनी सीट कर सकता है, लेकिन हाँ, जिसे उसमें होता है ना सजा देना या फिर जेल देना, हाँ वो नहीं कर सकता। हाँ, पेनल्टी उसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब हो जाएगा एक्सेप्शन पे। और ये है आपका एमआरटीपी कमीशन का कंप्लीट चैप्टर। एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, लेकिन वो हाईलाइट करने वाला कहाँ चला? चलिए, ज्वाइंट स्टॉक का सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? ज्वाइंट स्टॉक एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, ठीक है। वॉलंटरी एसोसिएशन कहने का मतलब क्या है कि आप स्वेच्छा से एक ग्रुप बना सकते हैं। एसोसिएशन मींस ग्रुप, और वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है। और हाँ, ठीक है, सबसे पहले सुनिए, ठीक है। वॉलंटरी एसोसिएशन है ऑफ इंडिविजुअल, किसके लिए होता है एसोसिएशन? प्रॉफिट के लिए, ठीक है। और इसका कैपिटल जो है हमेशा ट्रांसफरेबल है, मतलब कैपिटल वो डिवाइड कर सकते हैं हम शेयर में, ठीक है। और ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप, मतलब जो उसके मेंबर हैं वही ओनर ले सकते हैं, ओनरशिप ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें डेफिनेशन लिखना होगा आपको अलग अलग ऑथर का। इसका आंसर राइटिंग क्राइटेरिया क्या होगा? सबसे ऊपर जैसे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेनी लिखा हुआ है, ऑलराइट। फिर जस्टिस लेंडे, कम से कम 3, ठीक है, ज्यादा नहीं, जो आपको इजी लग रहा है। यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन है ऑलरेडी दिया हुआ, इनफैक्ट कम से कम 3 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप याद रख सकते हैं, विच इज गिवन बाय एनी पर्टिकुलर स्कॉलर और ऑथर, ठीक है। लॉगिन किए हुए हैं? अच्छा, ठीक है। मॉड्यूल में दिया हुआ है, मॉड्यूल है ना सामने, नोट्स में लिखे हैं मैंने, उसी टाइम बताया था 3 कम से कम स्कॉलर का नाम होना चाहिए और लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे कैसे? सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट की क्या है ज्वाइंट स्टॉक, फिर 3
नहीं, स्कॉलर का अगर आप लिख रहे हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमा नहीं दीजिएगा। अगर हुबहू लिख रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा चलेगा, लेकिन हुबहू नहीं लिख पा रहे हैं, उसका जस्ट आप पकड़ रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल जॉइंट स्टॉक कंपनी इज दिस। ठीक है, स्टेटमेंट सीधा लिख लेंगे, उसका कीवर्ड आप पकड़ लीजिए कि हाँ वो किस बारे में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। ठीक है, हुबहू तो पॉसिबल नहीं है, अगर बहुत लोग हैं बहुत अच्छे रट्टूमल होते हैं तो हुबहू अगर लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा आप दे सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, 10 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इधर इधर इधर, joint stock company is a voluntary association of person having a separate legal existence, और यही सब है आपका फीचर में भी। देखिए, separate legal existence, perpetual succession, common seal, and its capital is generally divided into shares which are transferable subject to certain condition। ठीक है, अब सारे टर्म का मतलब पता है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब मुस्कान, what is separate legal existence? मैम जो कंपनी का लोगो होता है वो आप लोग के मुंह से अगर ऐसा निकलता है तो फिर तकलीफ होती है कि 1 साल मैम इसमें मेंबर और शेयर होल्डर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर शेयर होल्डर कुछ करता है तो शेयर होल्डर पे इफेक्ट पड़ेगा, अलग अलग रहता है मैम। सेपरेट लीगल इसमें पर रहता है मैम। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑब्लिक कॉर्ट टर्म में बोल रही हूँ, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, क्या मतलब होता है उसका? मतलब उसका अपना अलग एक अस्तित्व है, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकता है, उसके अपने नाम से सारा इंडिविजुअल है मैम। हाँ, वो अलग एक इंडिविजुअल है, फिर उसी से अटैच होता है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, कंपनी पर आएगा, शेयर होल्डर पर इसके नीचे वो सेलमन केस दिया हुआ है। हाँ, सेलमन वो है आपका, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। हाँ, अब ये आ गया परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब मैम इसका मैम होता है कि कोई भी किसी कंपनी में किसी के जाने से मैम कुछ नहीं होता है, उसके बाद उसका परपीचुअल सक्सेशन दूसरा कोई बन जाता है ना। दिल का समझ में आया? किसी के मेंबर के आने जाने से कंपनी के लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दैट इज योर परपीचुअल सक्सेशन। ठीक है, मतलब समझाते जा रही हूँ, रीडिंग आप देते चले जाइएगा। लिमिटेड लायबिलिटी मैम, इसमें लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। जितना इसका शेयर होल्डर होता है उसका जितना शेयर रहता है उतना ही उसका लायबिलिटी होता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अभी तुरंत भी डिस्कशन हुआ कि कैपिटल डिवाइडेड है शेयर में। ठीक है, और शेयर छोटे छोटे। कॉमन सील, मैम कंपनी का कॉमन सील होता है जिससे उसका नाम होता है। क्या दिलकश बोलिए? हम बोल रहे हैं कि हर कंपनी के पास एक कॉमन सील होता है, उसी से कंपनी की पहचान होती है। अगर वो नहीं होगा तो मैम कंपनी की पहचान नहीं होगी, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, एक तरीके से साइन है कंपनी का। ठीक है, यस मैम। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल बताइए। इसका नहीं मालूम। राजू, आप लोग को पता है, मुझे पता है, आप लोग थोड़ा शांत रहिए, लोग को बोलने दीजिए। हाँ, सूरज कुमार, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। मैम इसमें अपने नाम पे रहेगा जो। रिंकू, यस मैम। क्या होता है ओनरशिप और कंट्रोल दोनों अलग रहने का क्या मतलब? मैम इसमें कंपनी के बिहाफ में जो रोल प्ले करता है, मतलब डिसीजन लेता है, उसको उसी को कहते हैं। और कुछ बताइए आप लोग। मैम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास मैम कंट्रोल होता है और ऑनरशिप होता है शेयर होल्डर्स। हाँ, कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर्स के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, और आपका ओनर हो गया आपका शेयर होल्डर। इसीलिए बोला जाता है कि ओनरशिप कंट्रोल का सेपरेशन अलग अलग। वॉलंटरी एसोसिएशन तो बता ही चुकी हूँ मैं अभी।
यस मैम। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी हो गया। कॉर्पोरेट फाइनेंस भी पता है, अभी तुरंत डिस्कशन हुआ कि हम कैपिटल को डिवाइड कर सकते हैं छोटे 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 शेयर में। स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? हाँ, लॉ के थ्रू ये गवर्नड है और वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल थ्रू कंपनी लॉ ओवर द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। यस मैम। ये था आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी, और इसको याद रखने का तरीका कि सारा फीचर्स आपको याद रहे। निमोनिक्स भी बताया गया था, क्या था वो निमोनिक्स? टॉप क्लास, T फॉर ट्रांसफरेबिलिटी, O फॉर ओनरशिप और ओनरशिप एंड कंट्रोल, P फॉर परपेचुअल सक्सेशन और C फॉर कॉमन सील, L फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी, A फॉर आर्टिफिशियल पर्सन और एक A फॉर S फॉर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल, कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, तो ये सब था आपका निमोनिक्स। ये सब कोई भी अगर आपको इस टाइप का कुछ याद रखना है तो निमोनिक्स बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, तो 10-15 भी पॉइंट होगा ना तो याद रहे। और कुछ? तो इतने 3 चैप्टर का रिवीजन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कर लेंगे और एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ कर लेंगे, तब पार्टनरशिप। हाँ, लेकिन दोनों लिंक्ड है ना, दोनों चैप्टर। उसमें है क्या एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ में? तो बस वो 5 लॉ है खाली, है ना। बाकी सब तो आप ये फॉर्मेशन में पढ़ ही लिए हैं, MOA, AOA वगैरह। ठीक है, और कुछ? किसी को कोई डाउट?